क्लास में हाजिरी लेते वक्त आयशा अचानक डर के मारे रुक गई। उसे साफ साफ दिख रहा था कि क्लास में 29 नहीं 30 लोग बैठे हैं, जबकि सबको पता था कि आज एक स्टूडेंट छुट्टी पर है, यानी कुल 29 ही होने चाहिए। क्लास मॉनिटर सना ने तुरंत टीचर से कंफर्म किया। टीचर ने भी यही कहा, आज 29 ही है। इसलिए दोनों ने दोबारा गिनना शुरू किया, लेकिन इस बार आयशा ने 30 का नंबर जुबान पर नहीं लाया, क्योंकि उसे समझ आ चुका था तीसरा कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। दरअसल कुछ समय पहले से आयशा को आत्माओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। वो नहीं जानती कैसे, लेकिन अब वो दुनिया को अलग तरह से देख सकती थी, और ताकि कोई उसे पागल या अजीब न समझे, वो हर बार खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती रही। स्कूल खत्म होते ही वो बस में बैठकर घर जा रही थी। अचानक उसकी नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहाँ भी एक भूत बैठा था। उसके हाथ कांप गए, आंखें फैल गई। वो सब सहन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए बस से उतरकर वो एक तरफ सड़क किनारे बैठ गई। उसने अपने फोन पर सर्च किया, भूत दिखने लगे तो क्या करें। एक वीडियो ब्लॉगर कह रहा था, डरना मत, अगर भूत दिखे तो उसे जोर से डांट दो, गाली दे दो, वो खुद डरकर भाग जाएगा। आयशा ने वीडियो 2 बार ध्यान से देखा, थोड़ा हिम्मत जुटाई और घर जाने को उठ खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, रास्ते में एक छोटा सा भूत उसके बिल्कुल सामने आ गया। आयशा ने नजरें चुराई, दिल काबू में रखा और उसके बगल से चुपचाप निकल गई। लेकिन जब उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, वो छोटा भूत अब उसे बिना पलक झपकाए घूर रहा था। तो आयशा ने सोचा कि चलो उस ब्लॉगर वाला तरीका ट्राई कर ही लिया जाए। वो खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे कम मत समझना, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसकी खुद की हिम्मत टूट गई। वो चीख मारकर उल्टी दिशा में भागने लगी और वो छोटा भूत उसके बिल्कुल पीछे पीछे दौड़ पड़ा। खुशकिस्मती से आयशा का घर पास ही था। घर में घुसते ही भूत वही रास्ते में रुक गया और अंदर नहीं आया। उसे लगा शायद अब वो सुरक्षित है। थोड़ा सांस लेकर उसने फिर से भूत दिखने पर क्या करें वाली वीडियो देखना शुरू किया। इस बार एक दूसरे ब्लॉगर ने कहा, भूत पर चिल्लाना बहुत बड़ी गलती है, इससे वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और कई बार तो सीधे आपके साथ घर तक चले आते हैं। आयशा ने धीरे धीरे सर उठाया और वही बात सच निकल आई। वही छोटा भूत अब उसके लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। इस ब्लॉगर ने सलाह दी थी, अगर भूत दिख जाए तो ऐसे बर्ताव करो जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं। तो आयशा ने यही तरीका अपनाया। भूत चाहे उसके सामने उछले, फुसफुसाए, डराए, वो ऐसे ही व्यवहार करती रही जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सड़क पर उसे एक और आत्मा स्क्वाटिंग पोज में बैठी दिखी। शांत रहने के लिए उसने ईयरफोन लगाए, खुशमिजाज गाना प्ले किया, नजरें नीचे रखकर ऐसे चलने लगी मानो उसे आसपास की कोई भी चीज दिखाई ही नहीं दे रही हो। वो धीरे धीरे उसके पास से निकल गई, लेकिन अगली ही सेकंड उसे एहसास हुआ, ये तो भूत नहीं था, वो तो एक बुजुर्ग अंकल थे और उसकी नजरों की कमजोरी की वजह से उसे भूत समझ बैठी थी। अभी जो उसने कहा था उससे वो बुजुर्ग अंकल थोड़े नाराज हो गए। आयशा ने फौरन हाथ जोड़कर माफी मांगी और जल्दी से अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल गई। इस छोटे से डर के बाद उसका मूड थोड़ा बेहतर होने लगा। वो हल्की दौड़ते हुए स्कूल के गेट तक पहुंची, जहाँ उसकी मुलाकात क्लास मॉनिटर सबा से हो गई। आयशा मुस्कुराते हुए उसके पास गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी मुस्कान पत्थर की तरह जम गई। उसकी आंखों में सीधा डर झलक रहा था, क्योंकि सबा के कंधे पर एक भूत का हाथ रखा हुआ था। लेकिन आयशा कुछ नहीं कह सकती थी। वो ऐसे ही दिखाती रही जैसे सब नॉर्मल है और हल्के से पूछ लिया, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी। सबा ने बताया कि वो श्मशान गृह में एक रात की प्रार्थना के लिए गई थी। शायद यही वजह थी कि वो आत्मा उसके साथ चली आई। दोपहर में आयशा ने चुपके से अपने फोन पर भूत भगाने के तरीके देखे। उसमें लिखा था, नमक और तस्बीह बटा माला साथ रखने से मदद मिलती है। लंच के दौरान जब सबा ध्यान नहीं दे रही थी, आयशा ने धीरे से उसके कंधे पर नमक छिड़क दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। शाम तक आते आते भूत का हाथ अपने आप गायब हो गया। तो आयशा ने चैन की सांस ली। उसी दिन सभी क्लास मॉनिटर सांस्कृतिक उत्सव के कार्यक्रम के लिए चिट्ठी निकालने वाले स्टेज इवेंट में शामिल हुए। हर मॉनिटर एक चिट्ठी निकालकर ये तय करता कि उनकी क्लास कौन सा परफॉर्मेंस करेगी। जब सबा की बारी आई, वो पूरा आत्मविश्वास में थी। कह रही थी कि उसका दाहिना हाथ हमेशा किस्मत वाला रहा है और वो जरूर डांस वाला प्रोग्राम निकालेगी। लेकिन आयशा का ध्यान फिर से उसी भूत के लौट आए हाथ पर अटक गया। उसे एक बहुत बुरा एहसास होने लगा और हुआ भी वही। सबा की चिट्ठी में डांस नहीं बल्कि पूरा दूसरा कार्यक्रम निकल आया। सारी उम्मीद टूट गई। स्टेज के किनारे खड़े 2 स्टूडेंट्स आपस में इस भूत वाले हाथ की बातें कर रहे थे। दरअसल वो दोनों भी आत्माओं को देख सकते थे, ठीक आयशा की तरह। उन्होंने ध्यान दिया कि सबा के पास वाली वो आत्मा साधारण नहीं बल्कि जरा ज्यादा खतरनाक थी। कुछ ही पल बाद आयशा ने भी उस आत्मा को पूरा देख लिया और उसी पल वो आत्मा जाकर क्लास टीचर के बिल्कुल पास बैठ गई और उनकी पेट पर घूरने लगी। आयशा ने तुरंत बहाना बना दिया, मैडम मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। सबा और टीचर ने उसे पकड़कर तुरंत वहाँ से बाहर निकाल दिया। स्टेज पर खड़े वो 2 स्टूडेंट्स ये देखकर समझ गए आयशा भी उनकी ही तरह है, उसे भी भूत दिखाई देते हैं। इसका यकीन पक्का करने के लिए लड़की उनमें से एक जारा, जो स्कूल की फोटोग्राफी टीम में थी, दोनों के पास आई और कहा, चलो एक फोटो लेते हैं। और उसने तीनों की एक तस्वीर खींच ली। जब अरीबा, फोटोग्राफी क्लब की लड़की, ने तस्वीर दोनों को दिखाई, आयशा की नजर सीधे उस भूत वाले हाथ पर चली गई। लेकिन वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहती थी कि दूसरों को पता चले कि वो आत्माओं को देख सकती है, इसलिए उसने चेहरा बिल्कुल सामान्य रखा, मानो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरीबा ने सोचा कि शायद उसकी कल्पना ही गलत थी। थोड़ी निराश होकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन फहद ने हार नहीं मानी। वो अभी यकीन से कह रहा था कि आयशा उसी की तरह है, यानी वो भी भूतों को देख सकती है। फहद ने उसे बताया कि कई साल पहले इस स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ था। स्कूल की इमारत अचानक ढह गई थी और करीब 50 छात्र और शिक्षकों की जान चली गई थी। ये हादसा संस्कृति महोत्सव वाले दिन ही हुआ था और कुछ माता पिता भी इसमें फंस गए थे। उस घटना के बाद से स्कूल में कई आत्माएं ठहर गई, लेकिन फहद के अनुसार वे सब आम इंसान ही थे, इसलिए उनकी आत्माएं भी ज्यादा ताकतवर नहीं और वो इस
उस जगह से बाहर नहीं जा पाती, पर हर साल सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान ये सब आत्माएं बहुत सक्रिय हो जाती है। फद ने कहा, अगर इस साल हम भूतिया हाउस जैसा कोई इवेंट करें तो शायद ये सब आत्माएं एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी और जगह और भी ज्यादा जीवंत लगेगी। आयशा नहीं समझ पा रही थी कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हुआ। फद का इरादा बुरा नहीं था। स्कूल के बाद आयशा बाजार जाकर एक तस्बीह बटा नजर की माला खरीद लाई। उसने सबा को ये कहकर दी कि इससे तुम्हारी किस्मत बेहतर हो सकती है, खासकर चिट्ठी वगैरह निकालने में। सबा ने बिना सोचे समझे खुशी खुशी उसे अपनी कलाई में पहन लिया, लेकिन जैसे ही वो तस्बीह को गौर से देख रही थी, उसकी डोरी अचानक टूट गई। मोतियों के गिरने की आवाज कमरे में खामोशी की तरह फैल गई और आयशा के दिल में एक बहुत बुरा संकेत जाग गया। मोती जमीन पर चारों तरफ बिखर गए। ये साफ था, सबा के साथ जुड़ी वो आत्मा इसे तोड़ रही थी और जो पहले सिर्फ कंधे पर एक हाथ था, अब वो पूरी बाह के रूप में दिखाई देने लगा था। आयशा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत सबा को पकड़कर पास की छोटी मंदिरशाइन की तरफ ले गई। उसने सबा को समझाया, यहाँ अगर दिल से मन्नत मांगो तो किस्मत बेहतर होती है, अगली बार चिट्ठी भी अच्छी निकलेगी। सबा ने इस पर यकीन कर लिया। उसने श्रद्धा से एक सिक्का चढ़ाया और आंखें बंद करके मन्नत मांगी। लेकिन जैसे ही आयशा ने मुड़कर देखा, मंदिर के दरवाजे पर वही आत्मा खड़ी थी। उसकी बाह से साफ पहचान हो रही थी कि यही वही आत्मा थी जो सबा के कंधे पर थी, लेकिन इस बार वो सबा से अलग हो चुकी थी। ये देखकर आयशा ने पहली बार राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद उनकी क्लास टीचर रेहाना मैम, जो जल्द ही मां बनने वाली थी, अचानक परेशान दिखी क्योंकि उनके पेट के आसपास कई हाथों की आकृतियां नजर आ रही थी। आयशा एकदम घबरा गई, समझ नहीं पाई क्या करे। उसी समय फद पीछे से आया और धीरे से बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये नुकसान पहुंचाने वाली आत्माएं नहीं है, ये उनकी रखवाली करने वाली आत्माएं हैं। आयशा ने गहरी सांस ली। अगले दिन क्योंकि सबा चिट्ठी में परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाई थी, क्लास ने फिर से वोटिंग की। आखिरकार सबने सहमति से हॉन्टेड हाउस इवेंट करने का फैसला किया। तभी प्रिंसिपल खुशखबरी लेकर आए, रेहाना मैम ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। पूरी क्लास खुशी से झूम उठी। उसके बाद प्रिंसिपल ने घोषणा की कि उनके लिए अब एक नया अस्थायी शिक्षक आएगा। जब वो अंदर आया, लंबा, स्मार्ट और काफी आकर्षक, क्लास के लगभग सभी स्टूडेंट्स उत्साहित हो गए। लेकिन आयशा के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी नजरें उस नए टीचर फरहान सर के पीछे टिकी हुई थी, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा खड़ा था जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। असल में फरहान सर के पीछे एक काला सा भूत लगातार खड़ा रहता था। वो किसी से बात नहीं करता, बस चुपचाप पीछे पीछे चलता था। कुछ दिनों बाद सबा और आयशा की अगुवाई में क्लास ने भूतिया घर, हॉन्टेड हाउस की सजावट शुरू की। स्कूल में मौजूद लगभग सभी आत्माएं भी वहाँ इकट्ठी होने लगी, जैसे उन्हें भी ये सब देखना और महसूस करना हो। आयशा के लिए ये पहली बार था जब उसने इतनी सारी आत्माएं एक साथ देखी। दिल में डर तो बहुत था, लेकिन वो बस अपने चेहरे पर शांत रहने वाली एक्टिंग करती रही ताकि कोई कुछ समझ न सके। क्लास शुरू हुई। फरहान सर ने सबा का नाम लेकर उसे बुलाया और पूरे क्लास की लड़कियों में हल्की जलन फैल गई। सब हंसते हुए कहने लगी, सर हमारा नाम भी याद रखिए। पर आयशा का ध्यान कहीं और था। वो देख रही थी कि काला भूत सबा को टकटकी लगाकर घूर रहा है। उसमें भी ईर्ष्या थी और उसी ईर्ष्या की वजह से सबा को अचानक थकान, कमजोरी और भूख लगने लगी। असल में भूत उसकी ऊर्जा खींच रहा था। धीरे धीरे सबा का चेहरा पीला और कमजोर पड़ता गया। जब क्लास ने ग्रुप फोटो ली, आयशा ने साफ देखा सबा का आधा शरीर अब उस आत्मा के कब्जे में था, लेकिन वो सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। डर था कि सबा इसे सहन ही न कर पाए। उसका दिल भारी हो गया। अपने दोस्त को ऐसे टूटते हुए देखना उसे अंदर से चुभ रहा था। उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर सबा को फिर से उसी मंदिरशाइन में ले गई। उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ फर्क पड़े। सबा ने दोबारा मन से दुआ की, लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। मंदिर की रक्षा अब सबा पर असर नहीं कर रही थी और आयशा के दिल में एक ठंडी सी बेचैनी उतर गई। अब मदद की कोई आसान राह नहीं बची थी। स्थिति और भी खराब हो गई थी। सबा का स्वभाव अचानक बेहद चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया। वो अब आयशा की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने तो गुस्से में आयशा को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। घर लौटकर आयशा बिस्तर पर चेहरा छुपाकर लेट गई। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त को इस हालत से कैसे बचाए। उसी समय उसकी नजर के सामने वही छोटा भूत फिर प्रकट हो गया। आयशा का दिल एकदम सिकुड़ गया। उसने जल्दी से फोन उठा लिया, ऐसा जताने लगी जैसे वो बहुत बिजी है, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थी और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। अगली सुबह उसे याद आया कि सबा को हाल ही में हमेशा बहुत भूख लगती थी, तो उसने उसके लिए कई तरह का खाना बनाकर टिफिन में भर लिया। खुशबू सूंघकर उसका पिता भी आ गया, लेकिन आयशा इतनी परेशान थी कि वो उससे बात करने का मन भी नहीं बना पाई। स्कूल पहुंचने के बाद आयशा ने काफी देर तक सबा को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। फरहान सर ने बताया कि सबा की तबीयत बहुत खराब है और वो कुछ दिनों के लिए घर पर आराम कर रही है। आयशा का दिल घबरा गया। उसने तुरंत सबा की माँ को फोन किया। तभी उसे पता चला सबा की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। आयशा समझ गई कि ये सब उसी काले आत्मा की वजह से हो रहा है। वो दौड़कर अरीबा के पास गई, जो भूत भगाने के तरीकों की जानकारी रखती थी। इस बार आयशा ने सच बोल दिया कि वो आत्माओं को देख सकती है। अरीबा ने स्थिति समझते हुए कहा, सबा ऐसी इंसान है जिसे आत्माएं बहुत जल्दी आकर्षित करती है। जैसे रात में स्ट्रीट लाइट की तरफ कीड़े खींचते हैं, वैसे ही उसकी जीवन ऊर्जा बहुत गहरी है और भूतों को यही ऊर्जा सबसे ज्यादा पसंद होती है। उसने आगे बताया, सबसे बड़ी दिक्कत यह है, सबा जितना ज्यादा खाती है, वो आत्मा उतनी ही उसकी ऊर्जा खींचती जाती है। कहानी की तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी। सबा के शरीर में मौजूद जीवन ऊर्जा जितनी बढ़ती जाती, वो उतना ही ज्यादा भूतों को अपनी तरफ खींचती थी। यानी उसकी हालत धीरे धीरे खुद और खराब हो रही थी। आयशा, अरीबा और फद ने मिलकर दूर से फरहान सर को देखने का फैसला किया। फद ने बताया कि उनके पीछे लगे हुए उस काले साई की ताकत साधारण नहीं है। अरीबा ने आंखें बंद करके उस आत्मा की प्रकृति को महसूस करने की कोशिश की।
थी। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ये भूत नहीं, जीव आत्मा है, यानी वो महिला जो कभी फरहान से बहुत जुड़ी थी, जिसे उसने ठुकरा दिया या छोड़ दिया। उसकी ईर्ष्या, दर्द और लगाव सालों में एक रूप बनकर इसी दुनिया में अटक गया है, इसलिए वो हमेशा उसके पीछे रहती है। और सबसे खतरनाक बात, अगर कोई भी लड़की फरहान के करीब आए तो ये जीव आत्मा उसे तकलीफ देने लगती है। अरीबा ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो जीव आत्मा को उसके स्थान पर वापस भेज सकता था। उसने आयशा से कहा, इसे चुपचाप फरहान के कपड़ों पर लगा देना। आयशा ने हिम्मत करके ऐसा किया। अरीबा ने हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन उस जीव आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह फरहान की पीठ से चिपकी रही। तीनों एक दूसरे को देखकर चुप रह गए। स्थिति अब और मुश्किल हो चुकी थी। उस रात आयशा ने सबा की माँ को दोबारा फोन किया, लेकिन जवाब पहले से भी बुरा था। सबा अभी तक बेहोश थी और हालत गंभीर। उसी अस्पताल में रेहाना मैम, क्लास टीचर भी थी और खबर मिलते ही वो सबा को देखने पहुंची। आयशा ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। कुछ देर चुप रहने के बाद रेहाना मैम ने कहा, मैं और फरहान बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उसकी माँ हमेशा उस पर बहुत सख्त थी, उसे कभी खुलकर महसूस करने या बोलने नहीं दिया। उनके शब्दों में समझ, थोड़ी बेबसी और एक बहुत पुराना दर्द छिपा था। और आयशा को पहली बार लगा ये कहानी सिर्फ भूत और जिन की नहीं, किसी के दबे हुए दिल और पुराने घावों की भी है। इतना ही नहीं, फरहान के बचपन में उसकी माँ उसे डांस, म्यूजिक, मजाक कुछ भी देखने नहीं देती थी। वो हमेशा कहती थी, तुम्हें अपने बाप जैसा नहीं बनना है। यहीं पर फद को सच्चाई समझ आई। फरहान के पीछे लगी वही काली आत्मा असल में उसकी माँ ही थी। लेकिन रेहाना मैम ने एक सवाल उठाया, अगर ये उसकी माँ है तो फिर ये साधारण आत्मा नहीं है, क्योंकि उसकी माँ तो कई साल पहले ही गुजर चुकी है। तभी फद को असली बात समझ आई। फरहान की माँ जीते जी बहुत ज्यादा नियंत्रण करने वाली थी। वो उसके जीवन पर पूरा अधिकार चाहती थी और मरने के बाद भी वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इसलिए उसकी आत्मा जीवात्मा नहीं बल्कि एक जकड़ी हुई बन चुकी थी। और सबा की ऊर्जा को वो इसलिए सोख रही थी ताकि खुद और मजबूत रह सके और हमेशा फरहान के पास बनी रहे। अब सबा को बचाने का एक ही रास्ता था, उस आत्मा को फरहान से पूरी तरह अलग करना। अरीबा तुरंत कुछ करने को आगे बढ़ी, लेकिन फद ने उसे रोक लिया। ये साधारण जीवात्मा नहीं है, इसे हटाने के लिए ऊपर वाली शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। आयशा ने याद किया, जब उसने पहली बार मंदिर पर प्रार्थना की थी तब सबा की स्थिति बेहतर हुई थी, लेकिन दूसरी बार जाने पर कोई असर नहीं हुआ। फद ने समय पूछा, पहली बार दिन में, दूसरी बार रात में। फद ने सिर हिलाया और बोला, तो बात साफ है। सूरज ढलने के बाद मंदिर के देवता विश्राम में चले जाते हैं, इसलिए रात को प्रार्थना का असर नहीं हुआ। वो आधा मजाक आधा सच की टोन में बोला, देवता भी भाई 9 से 6 की नौकरी करते हैं, लेकिन उनके लिए बात मजाक नहीं बल्कि उम्मीद थी, क्योंकि अब उन्हें पता था सबा को बचाने के लिए दोपहर में ही मंदिर जाना होगा। इस वक्त सूरज डूबने ही वाला था और अगर मंदिर पहुंचना देर से हुआ तो देवताओं की शक्ति काम नहीं करेगी, इसलिए समय बहुत कम था। आयशा ने तुरंत एक तरीका सोचा। उसने भूतिया घर की सजावट में थोड़ा सा नुकसान कर दिया। फिर फरहान सर के पास गई और बोली, सर कुछ सामान फिर से खरीदना पड़ेगा, क्या आप मुझे जल्दी बाजार छोड़ देंगे, वरना तैयारी रुक जाएगी। फरहान ने बिना शक किए हाँ कर दी। रेहाना मैम अकेली बैठी थी। वो अतीत की बातों में खो गई। उन्हें याद आया बचपन में उन्होंने एक बार फरहान की माँ का वो डरावना चेहरा देखा था जिसमें टूटे हुए भरोसे और पागलपन की झलक थी। फरहान के पिता ने जब उन्हें छोड़ दिया तो उनका दिल पूरी तरह बिखर गया। इसके बाद उन्होंने फरहान को ही अपनी सारी जिंदगी बना लिया था। वो उसे कभी भी किसी से बांटना नहीं चाहती थी। इधर आयशा ने काफी कोशिश और नरमी से बातें करते हुए आखिरकार फरहान को मंदिर तक ले ही आई, लेकिन जैसे ही दोनों मंदिर के पास पहुंचे फरहान की माँ की आत्मा अचानक बेचैन हो गई। उसने हवा में सरसराहट की तरह फुसफुसाया, मत ले जाओ, मत छीनो उसे, वो सिर्फ मेरा है। और उसकी मौजूदगी भारी, ठंडी और गहरी नफरत की तरह आयशा के चारों ओर लिपटने लगी। आयशा का गला सूख गया, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब सबा की जान इसी पर टिकी हुई थी। उसी निर्णायक पल में अरीबा ठीक समय पर वहाँ पहुँच गई। वो दौड़ते हुए आई और एक तेज धक्का देकर फरहान को मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर ले गई। इस धक्के से फरहान और उसकी माँ की आत्मा के बीच का बंधन टूट गया। अरीबा ने तुरंत कहा, आयशा फरहान को यहाँ से बाहर ले जा जल्दी। वो खुद मंदिर में रुककर उस आत्मा का सामना करने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड वो जोर से जमीन पर गिरा दी गई। फरहान की माँ की आत्मा अब और भी उग्र हो चुकी थी। आयशा घबरा गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसी दौरान फरहान की माँ की आत्मा बहुत भारी धीमे कदमों के साथ मंदिर के भीतर दाखिल होने लगी। वो सब जानती थी कि अंदर जाते ही देवता की शक्ति उसे शुद्ध कर देगी और उसका अस्तित्व मिट जाएगा। फिर भी वो अपने बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके लिए फरहान उसका सब कुछ था। जैसे ही वो मंडप के केंद्र में पहुंची, देवताओं की शक्ति ने उसकी आत्मा को जलाकर शुद्ध करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका रूप मानवीय हो गया। एक माँ, आंखों में आंसू पर चेहरे पर वही कसकर पकड़ने वाला प्यार। वो फरहान को देखते हुए बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा, किसी और की नहीं सुननी, सिर्फ मेरी। उसकी आवाज ममता और दम घुंटू नियंत्रण का मिश्रण थी। फरहान फिर से बचपन वाली घुटन महसूस करने लगा। तभी आयशा ने आहिस्ता से आसमान की ओर इशारा किया, उधर देखो, कबूतर उड़ रहे हैं, गहरी सांस लो, मजबूत बनो, पीछे मत मुड़ना, कभी मत। फरहान ने सिर उठाया, आंखें बंद की और अपनी माँ की पकड़ को छोड़ दिया और उसी पल उसकी माँ की आत्मा धोए और राख में बदलकर हवा में विलीन हो गई। कुछ समय बाद सबा पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हो गई। उसका चेहरा फिर से पहले जैसा खुशनुमा और जिंदा दिखने लगा। जब आयशा को ये खबर मिली, उसकी आंखों में राहत के आंसू चमक उठे। सबा के ठीक होने की खबर सुनकर आयशा के अंदर जो तनाव इतने दिनों से जमा था वो अचानक ढीला पड़ गया। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान दिखाई दी। इसके बाद उसने अरीबा से वो बात कही जो उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी। मैंने पहली बार किसी भूत को अपने पापा के रूप में देखा था। असल में आयशा के पिता का बहुत पहले निधन हो चुका था और उससे भी ज्यादा दुखद बात ये थी कि उनके जाने से एक दिन पहले आयशा ने एक छोटी सी बात पर उनसे बहुत जोर से बहस कर ली थी। ये बात उसके दिल में
सालों से कांटे की तरह चुभी हुई थी। वही पछतावा, वही अधूरा प्यार। शायद इसी वजह से वो अपने पिता की आत्मा को देख पाती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता को ये एहसास हो कि वो आज भी उस दुख में फंसी हुई है। इसलिए जब भी उसके पिता धीरे से उसके पास आते या उसे पुकारते, आयशा जानबूझकर अनसुना कर देती थी ताकि वो पास ही रह सके, बस चुपचाप, जैसे वो कभी गए ही नहीं थे। संस्कृति उत्सव का दिन आ गया। सबा भले ही बहुत डरपोक थी, लेकिन आयशा और अरीबा ने उसे जबरदस्ती भूतिया घर में खींच लिया। वही फहद भी अंदर आ गया और अरीबा से बातें करने लगा, लेकिन सबा को फहद दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सच सामने आया। फहद भी उन छात्रों में से एक था जो सालों पहले इस स्कूल की इमारत ढहने की दुर्घटना में मारे गए थे। और असल में ये स्कूल एक ऑल गर्ल्स स्कूल था, इसलिए स्कूल में नजर आने वाले सारे लड़के दरअसल आत्माएं थे। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन कुछ रिश्ते, कुछ दर्द, कुछ अधूरे अलविदा यूं ही दुनिया के दो किनारों से एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं।